हेलो बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इसको आपको पूरी तरह से इस प्रकार से स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाएंगे जिससे आपको बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दरअसल इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी इस प्रकार की वैल्यू रखते हैं हम एक्स वाई जेड पी क्यू इस प्रकार से लिखते हैं, ये सारी संख्याएं क्या होती है, आपकी चर होती है। और जो हम वैल्यू लिखते हैं जैसे कि 5 हो गया 22 हो गया, इस प्रकार का कोई भी मान होता है, ये कौन सी राशियां होती है, आपकी अचर राशियां होती है। पिछले चैप्टर में हमने केवल एक चर के बारे में बात की थी, एक्स था या फिर वाई था, जो भी था पूरा समीकरण, पूरा जो बहुपद था आपका केवल एक चर में था। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे दो चरों के अंदर पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको जो पावर बताई थी, यानी कि कोई भी समीकरण है जैसे कि 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 5, ये है। इस समीकरण के अंदर क्या होगी, आपकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो एक होगी। यहाँ x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इस प्रकार से उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। यानी कि जो भी समीकरण होगा उसकी पावर क्या होगी, 1। और यहाँ युग्म है, अर्थात दो समीकरण आपको एक साथ मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई। दो रैखिक युग्म आपको मिलेंगे, इसकी जनरल फॉर्म जो होगी वो जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा होगा उसको हम सिंपली बोल देंगे a1 की जगह a2, b1 की जगह b2 और c1 की जगह c2। तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है, इसके ऊपर रिलेटेड हम आगे कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। इसके बाद ज्यामिति में वास्तविकता अर्थ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, इसके अंदर यदि कोई भी रेखा कुछ इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है तो इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं। कहीं ना कहीं एक बिंदु पे मिलेगी, उसे हम प्रतिच्छेद रेखाएं कहेंगे। और अगर क्या होगी, जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, ये एक लाइन है और इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन है, एग्जैक्टली इसके ऊपर ही, तो इसको हम बोलते हैं संपाती। और कुछ इस प्रकार की रेखाएं, जैसे ये एक लाइन जा रही है और ये दूसरी लाइन जा रही है, कभी भी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, चाहे इसको अनंत तक कहीं भी ले जाओ, तो इसको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद रेखा एक बिंदु पर मिलेगी, दो रेखाएं हमेशा केवल एक पॉइंट पे मिलेगी। और ये जो संपाती रेखाएं होती है ये हर बिंदु पे मिलती रहती है, इस बिंदु पे मिल रखी है, इस बिंदु पे मिल रखी है, तो हर बिंदु पे मिल रखी है। तो इसका हल कैसा होता है, अद्वितीय, क्योंकि ये केवल एक पॉइंट पे मिलती है। इसका हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि ये कहीं सारे पॉइंटों पे अपरिमित रूप से हर बिंदु पे मिलती है, तो इसको अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये जो समांतर रेखाएं होती है इनका कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये कहीं भी मिल रही या कहीं भी नहीं मिल रही, तो इनका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद ये जो सारणी बना रखी है मैंने, कि ये जो प्रतिच्छेद रेखा बताया था मैंने कि इस प्रकार से जो रेखाएं मिलती है प्रतिच्छेद रेखाएं। संपाती रेखा जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एग्जैक्टली ये दूसरी लाइन हो जाएगी, ये संपाती। और समांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार की होती है जो कहीं भी नहीं मिलती है। अगर अब इसका अनुपात, मैंने आपको इसकी जनरल फॉर्म बताई थी क्या, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। और दूसरी मैंने आपको बताई थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पहले समीकरण की इक्वेशन है और ये आपके दूसरे समीकरण की इक्वेशन है। यदि मैं इनके गुणांक, ये a1 a2 b1 b2 क्या है, इनके गुणांक, तो अगर मैं इनके गुणांक लूं और उसको अनुपात में करूं, a1 अनुपात a2, और यहाँ निकालो b1 अनुपात b2, यदि ये नॉट इक्वल टू हो, यदि ये बराबर नहीं आए, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये कौन सी रेखाएं होगी। उस कंडीशन में ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, जिसका केवल एक अद्वितीय हल आता है। मैंने आपको कहा था यहाँ पे केवल एक हल मिलेगा तो वो अद्वितीय होगा। और इसको क्या बोलते हैं, हम संगत बोलते हैं। अर्थात जिसका हल आ जाता है उसको संगत बोलते हैं, और जिसका कोई हल नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत होते हैं। या अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं, लेकिन हल तो आ रहा है, और हल आ रहा तो हम उसे क्या कर देंगे, संगत कर देंगे। असंगत उसी कंडीशन में कहेंगे जब कोई हल नहीं आता, और कोई भी हल कब नहीं आता, समांतर
रेखाओं में। इसकी कंडीशन है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जैसे ही अभी हम सवाल करेंगे आपको सारी चीज़ समझ आएगी। अभी ये बेसिक आपको सिखाने के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर चीज़ ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ये चीज़ अभी मैं कम से कम आपको 10 बार और बताऊंगा। उसके बाद संपाति में क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि इसके A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो तो उस कंडीशन में मैं डायरेक्टली समीकरण से क्या कर सकता हूँ कि ये संपाती रेखाएं हैं। और अगर कोई हल पूछे तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। और उसकी प्रणाली या स्थिति पूछ ले तो मैं कह दूंगा कि संगत या आश्रित हल है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये दोनों तो बराबर हो लेकिन इसके बराबर नहीं हो, तब कौन सी कर दूंगा मैं, समांतर रेखा। और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता और इसको मैं असंगत कर दूंगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, A1/A2 और B1/B2 ये निकाल के देखना है। सबसे पहले आपको ये निकालना है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। यहीं पे मैं लिख दूंगा कि प्रतिच्छेद करती है, यानी कि कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर ये बराबर हो जाती है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगी उसी कंडीशन में मैं इसके आगे बढ़ूंगा, C1/C2 पे तभी जाऊंगा जब ये दोनों को क्या हो, बराबर हो। फिर मैं तीसरी कंडीशन देखूंगा कि C1/C2 के अगर बराबर आ जाएगा तो संपाती हो जाएगी, और अगर बराबर नहीं होगी तो कौन सी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके ये चीज़ समझिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चीज़ आपके आगे काम आने वाली है। अब ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि का मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये जो पिछली क्लासों में वैसे आप सीख चुके हो, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझने वाली बात है। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि 3.1 में पूरी तरीके से आपको केवल ग्राफों का सोल्यूशन दे रखा है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। देखो ग्राफ में क्या होता है, जो जनरल चीज़ें आपके काम आएगी वो मैं बहुत फटाफट बता देता हूँ। जिनको नहीं पता और जिनको पता भी है वो थोड़ा सा रिविजन कर लेना। ये जो होता है, ये जो होती है एक्स, इसको बोलते हैं आप एक्स एक्स। कौन सी एक्स बोलते हैं इसको, एक्स एक्स। और ये जो एक्स होती है इसको बोलते हैं हम वाई एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड होती है एक्स एक्स की, और ये वाई एक्स की पॉजिटिव साइड होती है, और इसको बोलते हैं माइनस का एक्स एक्स। इसको क्या बोलते हैं, माइनस का एक्स एक्स, और इसको बोलते हैं माइनस का वाई एक्स, माइनस का वाई एक्स। यहाँ पे मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख सकता हूँ, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये ऐसे। और यहाँ भी क्या आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं ऊपर, यानी कि यहाँ एक्स एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव और इधर वाई एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव। यहाँ पे नीचे की तरफ वाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ एक्स एक्स की वैल्यू इधर नेगेटिव। ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये पूरी एक्स एक्सिस है। तो लेकिन इस साइड तो क्या हो जाएगा, सारी पॉजिटिव वैल्यू और एक साइड सारी नेगेटिव वैल्यू। इस साइड वाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यू और इस साइड वाई एक्स की नेगेटिव वैल्यू। इसको चतुर्थांश कर देते हैं तो ये पहला चतुर्थांश, ये सेकंड, ये कौन सा हो जाता है आपका थर्ड, और ये हो जाता है आपका फोर्थ। यहाँ पे सारी वैल्यू, यानी कि एक्स की भी प्लस है और वाई की भी कौन सी वैल्यू आती है, प्लस, तो इसको प्लस प्लस बोल देते हैं हम। ये इसकी प्लस होती है, इसकी माइनस होती है, तो यहाँ पे प्लस और ये वाला माइनस, यहाँ दोनों की माइनस होती है, और यहाँ पे इसकी माइनस और ये प्लस होती है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने प्रत्येक डिब्बे पे ले लिया, यहाँ 1 2 3 कुछ इस तरीके से ले लिया, तो यहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए अब ग्राफ निकालना। अब ग्राफ में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं।